आपने ये प्रोग्राम किया, अच्छी बात है, लेकिन 30 साल से मैंने कम से कम 85 बार आप लोगों को काले कपड़ों में जंतर मंतर पे देखा है। लेकिन मेरी विनती है, सिस्टम बहुत तेजी से अंदर काम कर रहा है, बहुत तेजी से कर रहा है। आप इस वक्त इन सेमिनारों के अलावा दिल्ली में कोई दिन तय करें और कोई डिमांड नहीं होगी आपको। आप कहिए हम थैंक गिविंग सेरेमनी के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ मत करिए। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, जो आपका लीडर होता है, जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसकी टीम में कितने लोग तैयार हैं, तभी उसमें ताकत आती है। ये जो 282 से 303 तक जब पहुंचा और 303 जब उनको समझ में आया और पूरे देश का जो मूड था, जिसकी शाम को विवेचना होती थी कि क्या आज ट्रेंड चल रहा है, आप लोगों को मुझसे ज्यादा जानकार हैं। जो टीमें उस पार्टी के लिए काम कर रही थी, आप यकीन मानिए, आर्टिकल 35 पे हटाओ, देश बचाओ, आर्टिकल 35 पे हटाओ, आतंकवाद खत्म करो, ये ट्रेंड 2 महीने तक नंबर 1 रहा उनकी लिस्ट में। ऐसे ही टेलीविजन के लोग शाम को डिबेट नहीं करते, उनको पता है कि अब एडिटोरियल तय नहीं करेगा कि आज डिबेट किस पे होगी, ये इस बात पे तय करेगा कि देश में सोशल मीडिया पे नंबर 1 कौन सा ट्रेंड चल रहा है, लोग वही सुनना चाहते हैं। तो सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत कीजिए, अपने होने का सबूत दीजिए। और जिस तरीके से लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कर्फ्यू खुलेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ आप भी तो अपने नेता के हाथ मजबूत कीजिए कि हमारे लिए तुमने ये काम किया था, देश के लिए तुमने काम किया था, हम तुम्हारे साथ हैं, ताकि उसको भरोसा हो, इससे कड़ा फैसला ले कि कुछ फैसले आने वाले हैं, कुछ फैसले आने वाले हैं। उन फैसलों को मुतासर कीजिए कि आप कितनी बड़ी तादाद में उसके साथ खड़े हैं। तो ये जो 5% हैं, 10% हैं, जो 15% इलाके के अंदर 7% पॉपुलेशन है, आप उससे कहिए कि हम तुमसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन तुम्हारे साथ खड़ी होगी। क्योंकि लोकतंत्र में वोट की वैल्यू होती है, लोकतंत्र में भीड़ की वैल्यू होती है। अगर यही तंत्र है तो भीड़ की गिनती ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। एहसास कराइए, आप मत समझिए कि आपने एक धारा हट गई है, हम खुश हैं। इस खुशी को इतना ना बताइए कि दुनिया समझे कि ये बहुत खुश हैं, और कल जब आपके सामने कोई नया कानून आए तो लोग कहेंगे देखिए साहब, अब इस कानून के ऊपर भी इनको समस्या है। कानून बनने से पहले कानून बनाने वालों में डर पैदा कीजिए कि आपकी गिनती है, सत्ता से उतार देंगे आप। इस सच्चाई को जानिए। ये लड़ाई जो अब तक आपने लड़ी है, इस लड़ाई में सिर्फ आपको अपना नंबर बताना है। जो जहां है, रात के 10 बजे अगर आपको लगता है कि फरीदाबाद का कोई इंपॉर्टेंट चौराया है, आप मोमबत्ती लेके खड़े होइए। यह भी खबर बनेगी, अगर 2 लाख लोगों के बांग्लादेश की खबर बन रही है कि 35 पे क्यों हटाया गया है और हम भारत पे हमला कर देंगे और पाकिस्तान चिंता में मग्न है, तो आप भी तो ताकत दिखाइए भाई। इसलिए कह रहा हूं मैं कि दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि यार ये कश्मीरी पंडितों की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, ये है कहां? ये टेलीविजन में अंबरदार हैं, ये सुशील हैं, ये अशोक पंडित हैं, बाकी कहां हैं? तो सोशल मीडिया से बाहर निकलिए, फिजिकली दिखाइए। आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई अब आखिरी इख्तिताम पे पहुंच रही है, इसलिए थोड़ा सा सुस्ता मत जाइएगा। मुझे मालूम है अगले 2 महीने के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, उस पे दबाव बनाइए। मैं 13 तारीख से फिर दोबारा से गुजरात से अपना दौरा शुरू करूंगा, और इन्हीं मुद्दों को, क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ 35 पे हट जाएगा ये नहीं था, ये मेरा कतई नहीं था कि 35 पे हट गया बहुत बड़ी बात हो गई। वो तो एक इलीगल ऑर्डर था, हटना ही था। लेकिन उसके हटने के बाद जो होने वाला है, जो बनाया जा रहा है, देखिए विक्टिम हैं, अब हम बहुत कुछ, हमने इनसे सब कुछ ले लिया है तो अब कुछ देना होगा। नो, आपने उनसे कुछ नहीं लिया है, जो नाजायज था उसको वापस किया है, और जो जायज लोग हैं उनके साथ खड़े होइए। ये सारे नाजायज लोग हैं। किसी ने वोट आपको सड़क बनाने के लिए नहीं दिया था। सड़कें तब भी बन रही थी, हवाई पट्टी तब भी बन रही थी, कुछ तेज बन रही थी, कुछ कम बन रही थी। दुनिया में मैं पहली, ये देश ऐसा है, मुझे कभी कभी इस बात पे इतनी शर्म आती है कि ये दुनिया का पहला ऐसा देश है कि इस देश की मेजॉरिटी चौराहों पे खड़े होकर के
सरकार और व्यवस्था में होने के बावजूद भी, आपकी जुडिशरी होने के बाद, पुलिस और सेना के बाद भी इस देश की मेजॉरिटी कहती है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। यह पहली मेजॉरिटी है दुनिया में जो माइक्रोस्कोपिक मेजॉरिटी माइनॉरिटी होती है, वो ये मांगती हैं कि हमें समान नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन इस मेजॉरिटी की त्रासदी देखिए, आप गिनती में ज्यादा हैं, सत्ता में आप हैं, व्यवस्था में आप हैं, जुडिशरी में आप हैं, फौज आपकी है, लेकिन आप भीख मांग रहे हैं कि हमें समान अधिकार मिलना चाहिए। इस देश के मूल निवासियों को बाहर निकाल करके लोग कह रहे हैं कि कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। महबूबा मुफ्ती, एक बार मेरा प्रोग्राम होना था ललित भाई, दिल्ली में संबंध जब अच्छे थे अब खराब हो गए, तो उन्होंने मेरी एक पूरा कार्यक्रम रुकवाया और मैं अभी भी गया। मैं उनकी धमकियों का अंदाज देखता हूं। शुरू में जब कोर्ट में बहस चल रही थी 35A को लेकर के, तो उनका बयान आया कि अगर 35A से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब सुनवाई आगे बढ़ गई और जब लगने लगा कुछ और होने वाला है, तो उन्होंने कहा हम 1947 जैसे हालात कर देंगे। और अब मैंने सुना है कि इस घटना से पहले उन्होंने कहा कि 35A बारूद है, हाथ भी जल जाएगा, शरीर भी जल जाएगा। तो मैंने कहा महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देश के लोग तय करेंगे, क्योंकि तिरंगा तुम्हारा नहीं है। लेकिन जो बार बार ये कहते हैं खून खराबा होगा, महबूबा मुफ्ती तुम्हें खुली छूट है, श्रीनगर में करो जाकर के खून खराबा, देखते हैं अब किसको मारते हो तुम। तुम्हें जिनको मारना था वो बाहर आ गए, मार के दिखाओ ना किसको मारोगे तुम, अब किसकी हत्या करोगे तुम, किसका खून खराबा बहाओगे। लेकिन ये धमकी थी, उसको मालूम था कि अब जिनको मारना था वो तो चले गए हैं, बच्चे कौन है, अपनों को मार के दिखाओ ना, मारो, खुली छूट है, मार के दिखाओ। ये भाषा अगर एक मुख्यमंत्री पद पे रहकर बोल सकती है, पद से उतर के बोल सकती है, तो हमारे समाज में तो ना कोई मुख्यमंत्री है, ना एक्स है, ना प्रेजेंट है, तब भी हम ये भाषा नहीं बोलते। आपने ऐसे लोगों को बोलने दिया। आप मींस कश्मीरी पंडित नहीं, मैं पूरे भारत की बात कह रहा हूं। ऐसे लोगों की हिम्मत इसलिए बढ़ी कि इस देश में एक बीमारी चल गई है, उस बीमारी से बचाना चाहता हूं मैं, उस बीमारी का विक्टिम हूं मैं। एक बीमारी चल गई है भाई, सबका साथ सबका विकास, ये तो अच्छा बात है। लेकिन जिस दिन से ये जुड़ा कि सबका विश्वास, भाई अगर विश्वास ही बात थी तो भारत की कुछ परंपराएं, और मुझे खुशी है कि दो लोग जो हैं जो तय कर देते हैं किसी चीज को, वो शाम तक हो जाती है। उसके कमरे में एक तरफ सावरकर की तस्वीर है, दूसरी तरफ चाणक्य की तस्वीर है। मैंने जब पहली बार देखा था मैंने कहा ये चेंज है, यही चेंज है कि एक तरफ सावरकर लगा हुआ है और एक तरफ चाणक्य लगा हुआ है। इसीलिए बहुत लोगों को अफसोस है, बड़ा दुख है कि इन दो लोगों के अलावा किसी को इस प्लान के बारे में पता ही नहीं था। ये चाणक्य की धरती है भाई। तस्वीर लगाने से अगर इंस्पायरेशन मिलती है तो चाणक्य वो आदमी था कि जिसके पैर में एक छोटा सा कांटा चुभ गया था। उस छोटे से कांटे को उसने अपने पैर से निकाला और जिस काम पे चाणक्य जा रहे थे गए नहीं। गुरु को जो कांटा था उसको लेकर के वापस लौटे और रास्ते भर ये ध्यान देते रहे कि ये कहां से आया है। उन्होंने देखा कोई आधा किलोमीटर चलने के बाद कि जस्ट फुटपाथ के बराबर में एक कांटे का पेड़ लगा है, वहां से ये सूख के पैदा होता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे 2014 में किसी ने कुछ नहीं कहा था। वो घर गए अपने और दूसरे दिन सुबह एक बाल्टी मठे की लेके आए और उसमें डाल दी। मैंने कहा ये चाणक्य के लोग हैं। उन्होंने कहा कि कांटा निकाल के फेंकना महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी जड़ को मिटाना है, इसलिए मट्ठा डाला। लिहाजा जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि 2014 में क्या किया, उस कांटे को लेके मट्ठा लेने गए थे जो 5 अगस्त को डाला गया है, अब मट्ठा डाला गया है। तो लिहाजा मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको अपने होने पे गर्व है
तो आपकी संस्कृति, आपका धर्म किसी इज्म पे नहीं टपका है, आप इस प्रकृति के हिस्से हैं। सिर्फ आप अपने रूट की तरफ लौट जाएंगे। ये रूट कश्मीर में भी हैं, ये महाकाल में भी हैं, ये हिमालय में भी हैं, ये गंगा में भी हैं, क्योंकि हमें 70 साल में ये बताया गया कि भारत की पहचान ताजमहल है। अब वो ताजमहल पहचान बनते बनते, और इसमें देखिए आप एक खास किस्म की सोच देखिए ललित भाई, कि जो लोग ताजमहल को अपनी पहचान बता रहे थे और लगातार ताजमहल के बारे में बात हो रही थी, वो ताजमहल को पहचान इसलिए नहीं बता रहे थे कि वो उनकी पहचान थी, जबकि इस्लाम में, कुरान में मस्जिद का कंसेप्ट नहीं है। मस्जिद इज नॉट ए होली श्राइन इन इस्लाम। लेकिन आपके देश में मस्जिदों पे पॉलिटिक्स हो रही थी कि मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, अल्लाह मियां तो होते नहीं है, उनकी तो कोई मूर्ति है नहीं, न स्थापित की गई। तो जब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तब आपको पता चला कि भाई इस्लाम में मस्जिद का कंसेप्ट नहीं है। और आप तो उस सूबे के आदमी हैं, तो उस सूबे में एक बिल्डिंग बनी हुई है 138 मीटर लंबी, 24 मीटर चौड़ी। उसका नाम लेने की जरूरत है? उस जगह का नाम है हजरत बल। मोहम्मद साहब की पूरी थ्योरी पढ़ लीजिए। जीते जी उन्होंने कहा कि कोई तस्वीर, कोई पिक्चर, कोई मेरी मजार नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके मानने वाले उनके बाल पूज रहे हैं। और इतनी दूर तक आ गया बाल। और जब ये मैंने अपने एक भाषण में कहा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये कहां से पता करा आपने। मैंने कहा पढ़ा लिखा करो थोड़ा बहुत। सबको मालूम है 62 या 64 में, 62 में बाल खो गया था। खो गया था। अगर थोड़ी बहुत साइंटिफिक है, साइंस के दौर में है, बाल खोया था कि नहीं खोया था? बाल को ढूंढवाया गया था नहीं ढूंढवाया गया था? दिल्ली से सीबीआई का चीफ मौलिक गया था कि नहीं गया था? रात, मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं तो 65 में पैदा हुआ। आप मौलिक साहब की किताब पढ़िए, जिनको नेहरू जी ने भेजा था कि जाके रातों रात बाल ढूंढो। अब अगर मैंने ये कहा कि बाल ढूंढने के लिए भारत सरकार ने सीबीआई के चीफ को रात में भेजा कि बाल ढूंढो, और कमाल का सीबीआई का चीफ था, 1 महीने टहलने के बाद उसने कहा बाल मिल गया। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि झूठ और मक्कारी किस लेवल की है कि 62 में बाल खोने के बाद माल मिल भी गया, बाल रख भी दिया। मेरा मोहम्मद साहब की शान में या उस हजरत बल की शान में गुस्ताखी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं अपनी बात के रेफरेंस में यह बात कह रहा हूं, और कोई बात इनफैक्चुअल नहीं कह रहा मैं। बाल मिल जाता है जिस कश्मीर में, उस कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी नहीं मिल पाते। उसमें यह नहीं मिल पाता कि कौन मर गया है, कौन मारने वाले थे, किस किसने हत्याएं की थी। एक कंप्लेन नहीं है 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को मारा गया, रेप किया गया, जो कि स्टोरी बता रहे हैं हमारे दोस्त हैं राहुल पंडिता, उन्होंने किताब लिखी है। लेकिन किसी को यह नहीं मिल रहा कि इनको किसने मारा, अल्लाह मियां ऊपर से आए थे या अकबर वहां से सऊदी अरब से कौन सा आए थे, किसी को नहीं पता, लेकिन बाल मिल जाता है। लेकिन बाल मिलने पे जो निगोशिएशन लिखा है मौलिक साहब ने अपनी किताब में, वो गजब का है। जब ये बाल मिल गया तो रात में नेहरू जी को फोन किया, तो नेहरू जी से कहा बाल मिल गया है। तो नेहरू जी ने कहा मौलिक, ये उसमें सब कोट है, ये किताब आरएसएस के आदमी ने नहीं लिखी। उसमें लिखा कि साहब वो बाल मिल गया है। तो नेहरू जी ने कहा मिल गया है। तो बोले मौलिक, तुमने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से अलग होने से भारत से अलग होने से बचा दिया, ये बाल जोड़े हुए हैं सिर्फ, और आप बेकार के लोग हैं, खामखा आप समझ रहे हैं आपकी वजह से। तो हमने गलत नैरेटिव बनने दिया। मेरे जीते जी एक फैसला जरूर आएगा कि ये जो इस्लाम है, इस्लाम के अंदर ये जो मज़ारें बनती हैं, कब्र बनती हैं, इसका कंसेप्ट नहीं है।
अब ये मुझसे मत कहिएगा कि सूफी इस्लाम में है। ये सूफी इस्लाम और ये गजल इस्लाम और ये कव्वाली इस्लाम कोई नहीं होते, आइए, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो कब्रें हैं इसका कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में, लेकिन हमारे यहां कब्रों के नाम पे भी राजनीति हो रही है, क्योंकि मस्जिद शहीद हो गई, बाबरी मस्जिद, लिहाजा उसके ऊपर भी लड़ाई चल रही है। तो हमने नैरेटिव गलत बनने दिया। लिहाजा जब इस्लाम की उनका पहला कलमा जब ये कहता है और वाज़े तौर पे कहता है और आपको नहीं समझ में आता, तो इसमें गलती आपकी उनकी नहीं है। वो 5 वक्त नमाज और अजान दे दे के बताते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। आप कहते हैं गणेश जी, आप कहते हैं भगवान रामचंद्र जी, आपका उनका मिलाप ही नहीं हो सकता। ये झूठ और फरेब है। इसलिए मैं समझता हूं कि 2 चीजों को समझने की जरूरत है कि सोशल आप किसी के साथ भी रह सकते हैं। आतंकवादी भी आपके पड़ोस में रह रहा हो तो सोसाइटी उसके साथ एडजस्ट कर लेती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप आतंकवाद के साथ रह सकते हैं। लिहाजा इस देश में एक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, एक सोशल सेकुलरिज्म है। आप जिस सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये देश जिस सेकुलरिज्म की बात करता है, वो सोशल सेकुलरिज्म है। आप रहते हैं, रफीक साहब आपके बराबर में रहते हैं, उनके घर में कोई गम हो जाता है, आप जाते हैं, वो आपके घर आते हैं, लेकिन उससे पॉलिटिक्स तय नहीं होती। पॉलिटिक्स तय होती है पावर से। पावर किसके पास रहेगी? तो कश्मीर में जिस भाईचारे की बात आप कर रहे हैं, ये बात अलग है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो कन्वर्टेड हैं, ये अलग बात है। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं, ये तो हम सदियों से रहते आए हैं, तो सदियों से कहां रह रहे थे भाई? कहां रह रहे थे सदियों से? मुझे एक आध सदी तो बताएं। आप भाईचारे में, आप भाई थे, वो चारा था, आप खत्म हो गए। आपको बड़ी गलती की नहीं, भाईचारा भाईचारा, आप तो चारा बने हुए थे, और जब तक आप चारा बने हुए थे तब तक सेकुलरिज्म था। जिस दिन आपने कहा नहीं बनेंगे, उस दिन उन्होंने कहा अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, तब वो निजाम मुस्तफा की बात करने लगे। लिहाजा ये लड़ाई 370 का हटना, 35A का हटना, सरकार की ताकत, मैं फिर कह रहा हूं, इस बात पे जोर दे रहा हूं मैं, सरकार में वही बैठता है जिसे समाज चाहता है। ये 700 साल के बाद की घटना है। इस घटना को कोई तत्कालिक तौर पे अगर ले रहा है तो थोड़ा पीछे जाए, इतिहास में जाए, गुरु गोविंद सिंह को भी पढ़ ले। यहां जो लाल किले के सामने गुरुद्वारा शीशगंज है, पता करे कि गुरुद्वारा शीशगंज में किसके शीश कटे थे। पृथ्वीराज चौहान से भी जाके पूछो कि वो भी विश्वास जीत रहा था, 16 बार जीता, 17वीं बार इस लायक ही नहीं रहा। ये विश्वास कोई चीज नहीं होती है। आप पहले अपने पे विश्वास कीजिए। जिस दिन अपने पे विश्वास करेंगे उस दिन सब आप पे विश्वास करने लगेंगे। आपने अपने ऊपर से विश्वास कमजोर कर लिया है, अपनी ताकत से विश्वास कमजोर कर लिया है। लिहाजा मेरा मानना यह है कि जो लोग कहते हैं कि शांति कमजोर लोगों का एक चोगा है, जो कमजोर होता है वो शांति की बात करता है, उसे शांति मांगने का कोई अधिकार नहीं होता। शांति उसी को मिलती है जो शक्ति का प्रदर्शन करता है। आप एक बार शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जीवन भर शांति मिलती है। आपने 2014 में जब जो कुछ किया, इस देश के किसी मक्कार टेलीविजन ने, किसी अखबार, जिस दुनिया में मैं 27 साल तक रहा हूं, सच बात नहीं लिखी। और सच बात दुनिया के एक बड़े अखबार ने लिखी। ललित भाई, इस बात को बार बार कहता हूं कि हैं अभी व्यवस्था में इतने लोग, अभी सिर्फ आपने राजनीतिक लड़ाई जीती है, अभी सोशल जीतनी है। मेरे लिए समाज महत्वपूर्ण है। दुनिया के एक बड़े अखबार ने अपने एडिटोरियल में लिखा, ये गट्स और ये हिम्मत उसके अंदर थी, हमारे भारत के मीडिया में नहीं थी, क्योंकि इसके साथ और उसके साथ और ये इज्म और वो इज्म में भारत का मीडिया चल रहा था। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एडिटोरियल में 2014 के चुनाव जीतने के बाद ये क्यों लिखा कि भारत में 1947 के बाद 2014 में पहली भारतीय सरकार बनी है। आप इसके मर्म पे जाइए, आप इसकी पीछे की जेनेसिस पे जाइए। जब ये लिखा तो बहुत सारे लोगों को लगा कि वहां भी आरएसएस ने मैनेज कर लिया होगा, लेकिन फिर मैंने उनके ट्रस्टी में पता किया, कोई ट्रस्टी नहीं है, ना पीछे 50 साल, ना अभी तक कोई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने 2014 का चुनाव, लोग कहते थे कि भूल चूक में हो गया होगा, कुछ विरोध लोगों का ज्यादा था, भ्रष्टाचार से इसलिए हो गया होगा,
लेकिन आपने जब 2019 का चुनाव जीता, हम सब मुझसे आप उम्र में बड़े हैं, मैंने 5 लोकसभा चुनाव को अपने पास से देखा है। 5 लोकसभा चुनाव के अंदर यही होता था, कौन इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाएगा, कौन चूल्हा देगा, कौन शाम को 2 बोतल देगा। सारा चुनाव यादववाद, मुसलमानवाद, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, ये बात इस पे होता था। लेकिन 2014 में जो आपने अपने होने का पहला हल्का सा सबूत दिया, ये सरकार उस दिन समझ गई, ये सरकार को समझ में आ गया। क्योंकि ये मत मानिए कि सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके पास खबर नहीं जाती है, हम सबसे ज़्यादा खबर होती है। मैंने 5 चुनाव देखे हैं, आपने ज़्यादा देखे होंगे। ये चुनाव भारत में कभी राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ा ही नहीं गया। ये 19 का चुनाव राष्ट्रवाद पे था, और क्योंकि राष्ट्रवाद पे था तो आपने राष्ट्रवादी शक्ति के सामने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। उसने बहुत सारे काम किए, नहीं किए, जीएसटी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन तब भी उसके बाद आपने उनकी गिनती बढ़ा दी और 303 हुआ। यही दबाव था कि उनको पता था कि ये काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिनके वोट से आए हैं ये उतार भी सकते हैं। लिहाजा पहली बार आपको अपने होने का बोध हुआ, आपको सनातन संस्कृति का बोध हुआ, आपको अपने वेदों पे लौटने का बोध हुआ। लिहाजा आपने सत्ता में एक ऐसे आदमी को बिठाया और कहा कि अगर नहीं करोगे तो उतारने की शक्ति पहली बार हमारे हाथ में है, तो बिठाया है तो उतार भी देंगे। लिहाजा ये डर बना रहे, लगातार बना रहे, और आपका ये डर सत्ता को भी रहे, और आपका ये डर उन लोगों को भी रहे जो बॉम्बे में बीच बीच में डरने लगते हैं, कभी छोड़ के बीवी के साथ जाने वाले होते हैं, नहीं जाते हैं। मैं कहता हूं कि ये अगर डर लग रहा है तो ये डर अच्छा है और लगते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।